नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम के डिस्कशन में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट डिस्कस कर रहे थे हम और आज थोड़ा वीडियो लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो आज का पहला टॉपिक है जिप्स वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। वल्चर देखिए गिद्ध होते हैं, तो ये तो आपने भी महसूस किया होगा कि आज के टाइम में जो गिद्ध हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम कारण समझने की कोशिश करते हैं कि गिद्ध आजकल क्यों लुप्त होते जा रहे हैं। तो एक दवाई है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। देखिए ये दवाई कैटल क्लास के लिए यूज की जाती है, कैटल्स के लिए यूज की जाती है, जैसे गाय भैंस, उनके लिए उनके पेन को कम करने के लिए दवाई यूज की जाती है। और गिद्ध, आपको पता है गिद्ध मरे हुए प्राणी की बॉडी खाते हैं, उनका जो डाइट होती है वो होती है डेड एनिमल्स। तो जब देखिए ये जो दवाई है ये जो गाय भैंस के लिए यूज की जाती है, कैटल के लिए यूज की जाती है, जब वो गाय या किसी भैंस की मृत्यु हो जाती है तो उनकी बॉडी को खाया जाता है गिद्ध के द्वारा। लेकिन ये जो दवाई है वो डिग्रेड नहीं कर पाते जो गिद्ध हैं, इस कारण से इनकी जो किडनी है वो फेल हो जाती है। और यही एक मेजरली कारण जो है वो रिस्पॉन्सिबल पाया गया, जिससे गिद्ध की काफ़ी बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। तो बाद में 2006 में गवर्नमेंट ने इस दवाई को, जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक, इसको बैन कर दिया था। तो अब देखिए, अब ये जो प्रोग्राम चलाया था हरियाणा ने, जिसका नाम है जिप्स वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। तो ये नाम याद रखिएगा आप, हरियाणा स्टेट का नाम क्या है, हरियाणा ने ये चलाया था। तो क्या किया था इसमें, देखिए हिमालयन ग्रिफन वल्चर्स, ये नाम है गिद्ध के, हिमालयन ग्रिफन वल्चर। नाम मतलब वैसे नाम नहीं, टाइप है मतलब वल्चर्स के, गिद्ध की। तो ये 2 वल्चर्स छोड़े गए थे हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। पहले इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की गई थी। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में इनकी ब्रीडिंग की गई थी, बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। और जो हिमालयन ग्रिफन वल्चर्स हैं, ये IUCN जो लिस्ट जारी करता है उसमें ये नियर थ्रेटन्ड हैं। समझ गए? बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता इस टॉपिक में। और उसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हिमालय ग्रिफन। अगला जो देखिए टॉपिक है वो है पायलट प्रोग्राम टू रन द 2 व्हीकल्स ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG, आपको पता है CNG का यूज होता है पोल्यूशन कम करने के लिए, और दिल्ली में अब काफ़ी सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG का यूज होने लगा है। अब एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था जिसका नाम था हवा बदलो। तो ये पूछ सकते हैं हवा बदलो क्या है। हवा बदलो जो है प्रोग्राम है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। इसमें 2 व्हीलर्स को भी CNG के ऊपर चलाया जाएगा, इस प्रकार का ये प्रोग्राम है। और किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो कंपनी का नाम याद रखना तो इतना जरूरी है नहीं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए जब CNG का यूज करते हैं ना, तो ये 75% लेस हाइड्रोकार्बन इमिट करते हैं और 20% लेस कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट करते हैं। तो बस ये है, आप हवा बदलो प्रोग्राम याद रखिएगा, हवा बदलो प्रोग्राम है क्या। अगला देखिए जो टॉपिक है वो है नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें हाईवेज पे पेड़ उगाते हैं, ट्रीज वगैरह प्लांट करते हैं हाईवेज पे। शुरू में तो 1500 किलोमीटर का चुनाव किया गया है हाईवेज पे, यहाँ पे पेड़ उगाएंगे। और 2-3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखना। एक तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, ये आता है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अंदर। और अगली जो बात है, ये देखिए अगर ऑप्शन इस तरह का आ जाए, क्या ये जो हमारी नेशनल हाईवे पॉलिसी है उसका पार्ट है, तो जी हाँ बिल्कुल, जो हमारी पॉलिसी है इको फ्रेंडली एंड ग्रीन नेशनल हाईवे पॉलिसी, उसका ये पार्ट है। और जो मेन लक्ष्य है गवर्नमेंट का वो ये है कि देखिए 1 लाख किलोमीटर के हाईवे तक ये पेड़ उगाने हैं और इससे जॉब्स पैदा करनी है, 1 मिलियन यूथ को जॉब देनी है इससे। तो ये कई बार ऑप्शंस में छोटे मोटे फैक्ट पूछ लेती है UPSC। 1 लाख किलोमीटर तक का लक्ष्य है और 1 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करेंगे यूथ को, और डेफिनेटली ये पॉलिसी का पार्ट है। मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री। तो देखिए काफ़ी फायदा होता है जब पेड़ उगाए जाते हैं हाईवेज के नज़दीक में, काफ़ी सारे इसके फायदे होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन UPSC कई बार पूछ लेती है। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, जी हाँ। क्या ये छाया प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली छाया प्रोवाइड करते हैं। तो बस जो टेम्परेचर को भी कम करते हैं, तो ये सारे रीजन्स हैं, ये फायदे होते हैं। तो अगला जो देखिए टॉपिक है वो है केन बेतवा रिवर लिंकिंग का। ये 2 रिवर्स हैं, ये देखिए, ये सारी, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जितने भी है ना, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, ये सारे यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे ये केन है और बेतवा यहाँ पे है। तो अब देखिए दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, केन में ज़्यादा पानी रहता है, केन नदी में, और बेतवा का जो आसपास का रीजन है यहाँ पे कम पानी रहता है। तो ये सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था ये केन बेतवा लिंक, लेकिन काफ़ी सुर्खियों में आ गया था, काफ़ी इस पर विवाद उठे थे। विवाद का क्या कारण था, देखिए इसके लिए क्या करना था, केन रिवर के आसपास एक रिजर्वर बनाना था। और प्रोजेक्ट ये था कि आपस में लिंक करेंगे, ना सिर्फ आसपास के एरिया को पानी मिलेगा बल्कि डैम्स और प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिजर्वर बनने की वजह से ना, जो आसपास का एरिया है, पन्ना रिजर्व है, वहाँ पे नेशनल पार्क है, टाइगर नेशनल रिजर्व है वहाँ पे,
तो ये सारा सबमर्ज हो जाता, तो सबमर्ज होने के कारण में 10% एरिया कम से कम इसका सबमर्ज हो जाता, तो काफ़ी नुकसान पहुंचता। इसलिए जो हमारे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उन्होंने रिकमेंडेशंस दी कि एक बार आप इसे परमिशन मत दीजिए, एक बार पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए कि क्या नुकसान हो सकता है इन सब चीज़ों पे। तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट अधर में है इस प्रकार का। एक जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन से रीजन को फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से, तो बुंदेलखंड रीजन आप याद रखिएगा, बुंदेलखंड रीजन को सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें याद रखनी है, रीजन कौन सा है और बुंदेलखंड कौन सा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, और कौन से दो, उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन इनडायरेक्ट है कि पन्ना टाइगर रिजर्व सबमर्ज हो रहा था कौन से 2 रिवर्स के लिंकिंग के प्रोजेक्ट के कारण में, तो बेतवा और केन। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी है। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, इसे मेघालय में लॉन्च किया गया था, मेघालय में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें करते क्या है, इसमें एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा IBSD, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो कि साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मतलब डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक, इन्होंने चलाया था। देखिए रूरल लेवल पे जो बायो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज किया जा सके और रूरल यूथ को जॉब प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था। यानी हमारे गांव ग्रामीण इलाकों में जो भी बायो रिसोर्सेज मिलते हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, एक नॉलेज बेस्ड अप्रोच बनाई जाए ताकि अच्छे से जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन हो सके और नए सोल्यूशन मिल सके बढ़ती हुई इकोनॉमी को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस मिशन के अंदर में आते हैं जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। अगला देखिए जो टॉपिक है वो है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। सबसे पहले तो देखिए ये इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल को देखिए काफ़ी तरह के नाम से पुकारा जाता है, अल्कोहल भी कहा जाता है या फिर इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कई बार ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है, देखिए ये इन्फ्लेबल मटेरियल होता है, वोलेटाइल होता है काफ़ी ज़्यादा। और अभी सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था कि इथेनॉल जो है उसको पेट्रोल में ऐड किया जाए 5% तक। पहले 5% तक चलाया गया था, अब हाल फिलहाल में इसे बढ़ा के 10% कर दिया गया है। क्योंकि देखिए जब इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाते हैं ना तो एफिशिएंसी पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एमिशंस कम होते हैं और ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी देता है और जो एमिशंस हैं जो हार्मफुल गैसेस के वो काफ़ी कम होते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सरकार ने प्रोग्राम चलाया था इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, जिसमें पेट्रोल में पहले 5% और हाल फिलहाल में इसे बढ़ा के 10% कर दिया गया है। तो इसमें देखिए कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सरकार ने क्या किया था, सब्सिडी भी दी थी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा था कि आप एक प्रकार से निश्चित तौर पर ये मिलाइए। तो पहले देखिए 2 तरह के इथेनॉल होते हैं, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल और सेकंड जनरेशन इथेनॉल। जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल मिलता है ना वो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से मिलता है। जब देखिए शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, यानी गन्ने को शुगर में कन्वर्ट करते हैं जब, तब काफ़ी तरह के बायो प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं शुगर केन के। एक बायो प्रोडक्ट निकलता है मोलासिस। अब मोलासिस से ये निकलता है इथेनॉल। ये फर्स्ट जनरेशन का है। सेकंड जनरेशन तो वैसे अगली स्लाइड में है। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन में और भी काफ़ी तरह के चीज़ों से निकल सकते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, समझ गए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और उसके अलावा काफ़ी ठीक सोर्स है, रिन्यूएबल है ये जो इथेनॉल होता है और काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है। इसके अलावा कुछ नहीं। और एक्साइज ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने माफ़ कर रखी है इसके इथेनॉल को उगाने के लिए। अब देखिए सेकंड जनरेशन इथेनॉल, तो प्रोग्राम वही है। अब गवर्नमेंट ने 10% इसे कर दिया, 10% आपको मिलाना है। लेकिन अब इसमें सेकंड जनरेशन इथेनॉल कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें बायोमासिस, वुडी क्रॉप्स, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, वेस्ट, इन सब से मिलता है। समझ गए। ये तो ये यूपीएससी कई बार ये पूछ लेती है कि फर्स्ट जनरेशन कहाँ से मिलता है इथेनॉल और सेकंड जनरेशन कहाँ से मिलता है। और उसके बाद में क्या है, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए सेकंड जनरेशन इथेनॉल जिसका एक रिफाइनरी इस्टेब्लिश की जा रही है बठिंडा में, पंजाब में है बठिंडा, और एक जगह है, जगह का नाम है यहाँ पे तरकनवाला। यहाँ पे सेकंड जनरेशन इथेनॉल के लिए रिफाइनरी इस्टेब्लिश की जा रही है। तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद में तो बस पॉइंट सारे सेम हैं, CO2 के एमिशंस को कम करेगा, बस यही है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है वो है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ये वही है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूल एक प्रकार से फ्यूल में सफिशिएंसी पाने के लिए ये मिशन सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या करेंगे, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मिश्रण बनाएंगे, यानी ऐसे व्हीकल्स का निर्माण करेंगे जिसमें दोनों टेक्नोलॉजी होगी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होगी और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी होगी। यानी जो व्हीकल्स चलेंगे दोनों टेक्नोलॉजी पर चलेंगे, बिजली से भी चलेंगे और फ्यूल पे भी चलेंगे। क्योंकि कई बार देखिए ऐसी दिक्कत आती है, मान लीजिए जो व्हीकल्स हैं बड़े वो बिजली पे चलते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बिजली खत्म ना हो जाए या इस प्रकार से, तो या तो वो बिजली पे होते हैं या फिर बिजली पे तो होते ही नहीं है, आमतौर पे वो डीजल या पेट्रोल पे ही होते हैं। लेकिन
अब सरकार इस प्रकार के हाइब्रिड व्हीकल्स का निर्माण कर रही है जो जितना बिजली से चले चले, बाकी फिर पेट्रोल यूज होने लग जाए, इस प्रकार के व्हीकल्स का निर्माण कर लिया है। तो सरकार ने एक स्कीम भी चलाई थी, फेम स्कीम। तो फेम स्कीम इलेक्ट्रिक जो ये बिजली वाले ई रिक्शास वगैरह या फिर बिजली वाले जो वाहन हैं उनको एक प्रकार से एंकरेज करने के लिए सरकार ने स्कीम चलाई थी। फेम स्कीम आती है हमारी हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर में, तो ये भी आप याद रखिएगा, हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर में ये फेम स्कीम आती है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है सस्टेनेबल एक्शन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये क्या है? देखिए आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? मंजुली। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये। तो अब देखिए इसने यहां पे सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है, असम गवर्नमेंट ने यहां पे प्रोग्राम चलाया है। तो यहां पे देखिए ये मंजुली को फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, फर्स्ट कार्बन जीरो कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए इससे काफ़ी फायदा होगा, लेस कार्बन यूज होगा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में मंजुली में। और एक दो जो और बातें हैं मंजुली के बारे में आपको वो भी याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे मंजुली को पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर किया गया था थोड़े दिन पहले। पहला फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, पहला ऐसा जिला है जो आइलैंड है टोटली। तो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है मंजुली, और पहला ऐसा जिला जिसे पहले ऐसे आइलैंड को जिसको जिला घोषित किया गया है। और ये प्रोग्राम भी इनके लिए है SACRED सेक्रेड। और इसमें क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया जहाँ पे कार्बन के एमिशंस काफ़ी कम होगा। और एक मंजुली के बारे में कुछ और बातें आए तो ये आए, देखिए कुछ ट्राइब्स हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं, मिसिंग देवड़ी, ये ट्राइब्स हैं जो वहाँ पे रहती हैं। और सोनोवल तो वहाँ के CM का भी नाम है असम के, तो आपको याद हो जाएगा। और है कचड़ीज, तो याद करिएगा ट्राइब्स हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर UPSC पूछ ले तो मंजुली क्योंकि काफ़ी फेमस है इन दिनों। अगला जो टॉपिक है वो है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा ये चलाया गया था वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूनेशन के द्वारा में। और स्पेसिफिकली बात करें तो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री तो है, लेकिन उसके द्वारा उसके अंदर में चलाया गया था सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे, ताकि एक प्रकार से फ्लड वगैरह से निपटा जा सके। और हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डेटा है उस पर रिलाई किया जा सके टाइम पड़ने पर। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं क्या कर रहे हैं, और कुछ खास नहीं है, बस किसके द्वारा चलाया गया है वो हाइड्रोलॉजी नाम देख के पता लग जाएगा। और करते क्या है, नॉर्मल सी चीज़ें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर्स। देखिए ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर्स में क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा हाईवे पे मिशन चलाया था उसकी तरह नहीं है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाए अगर UPSC कुछ इस प्रकार का फंसाने वाला ऑप्शन दे दे कि यहाँ पे पेड़ उगा रहे हैं ट्रेन कॉरिडोर के, यानी पटरी के आसपास, नहीं, पेड़ नहीं उगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ट्रेन के अंदर में जो टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे ह्यूमन वेस्ट को एक प्रकार से डिस्पोज करने की जो फैसिलिटी है वो नहीं होती। तो आमतौर पे तो पटरी पे ही इस प्रकार के जो ह्यूमन वेस्ट है वहाँ पे इनको छोड़ दिया जाता है। और अब क्या है, अब DRDO ने एक टॉयलेट सिस्टम का निर्माण किया था जिसको कहते हैं बायो टॉयलेट्स। तो इसमें के जो ह्यूमन वेस्ट यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, यानी पटरी पे नहीं छोड़ दिया जाता, उसको पहले एक प्रकार से डिस्पोज किया जाता है। एनॉर्बिक रिएक्शन इसकी करवाई जाती है, यानी बिना ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में बैक्टीरिया एक ऐसी रिएक्शन करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा पे जिनके बायो प्रोडक्ट सिर्फ निकलते हैं वाटर और मीथेन या CO2। जबकि वाटर तो है वो नीचे चला जाता है और CH4 या फिर CO2 है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो काइंड ऑफ जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं है, पटरी पे इस प्रकार से ह्यूमन वेस्ट को नहीं छोड़ा जाता। और ये ग्रीन कॉरिडोर का कंसेप्ट है, बायो टॉयलेट्स का कंसेप्ट है। तो ग्रीन कॉरिडोर क्या है, देखिए रामेश्वरम से लेके मन्नामुद्रई, तो ये रूट याद रखिएगा, रामेश्वरम से लेके मन्नामुद्रई, ये पहला ऐसा स्ट्रेच है। यहाँ पे टोटली जितने भी एक प्रकार से ट्रेन्स यहाँ पे चल रही हैं उनके अंदर में बायो टॉयलेट्स हैं और ह्यूमन वेस्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। तो पहला ये स्ट्रेच है जहाँ पे टोटली ग्रीन कॉरिडोर है ये मन्नामुद्रई। उसके अलावा वैसे और भी दो हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो है, ओखा से लेके कानुलस तक और पोरबंदर से लेके वंश जलिया तक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा, ये पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य ये है कि 2021-22 से पहले ये पूरे हमारे रेलवे के जितने भी पटरी हैं वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर इस्टेब्लिश करेगी, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। अगला देखिए ये है 2016 के हैं, इस साल तो अभी तक दिए नहीं गए। तो ये है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कौन देता है ये। एक तो देखिए ये देता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, दूसरा है इसमें NBA यानी नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी, तीसरा है UNDP।
तो तीनों मिलके ये इन अवार्ड्स की घोषणा करते हैं। और इस बार देखिए पाके टाइगर रिजर्व, तो ये देखिए ईस्ट तवांग डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इनको दिया गया है इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। किस लिए दिया गया है? वहाँ पे एक पक्षी है जिसका नाम देखिए हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल अडॉप्शन प्रोग्राम इन्होंने अच्छे से चलाया था, इसके लिए इनको इंडिया का बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है। और किसके द्वारा दिया जाता है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और यूएनडीपी। और यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये बेसिक फैक्ट्स है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये फ्लाई ऐश होती क्या है। देखिए थर्मल पावर प्लांट्स में जब कोल का कंबशन किया जाता है तो काफ़ी सारे बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। कोल के कंबशन में काफ़ी तरह के बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं और जिनमें से एक है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश आमतौर पे एक मिश्रण आप कह सकते हैं, इसमें काफ़ी तरह के फाइन पार्टिकल्स होते हैं जैसे SiO2, Al2O3 या फिर CaO, इन सब का मिश्रण होता है। काफ़ी फाइन पार्टिकल्स ये होते हैं। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी क्या है? देखिए महाराष्ट्र सबसे पहले याद रखिएगा, महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिन्होंने अपनी फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई है। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन, देखिए जो फ्लाई ऐश है ना, वैसे तो काफ़ी खतरनाक होती है, काइंड ऑफ एक प्रकार से ये टॉक्सिक भी होती है, लेकिन इसका अच्छे से यूज़ किया जाए तो ये फायदेमंद भी साबित हो सकती है। तो ये जो लॉजिक है गवर्नमेंट का, जनरेटिंग वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, तो ये बिल्कुल ठीक लॉजिक है और इसके काफ़ी फायदे हो सकते हैं फ्लाई ऐश के, जैसे ईंट में, ब्रिक्स में, सीमेंट में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, इन सब चीज़ों में फ्लाई ऐश के फायदे हो सकते हैं अगर यहाँ पे यूज़ किया जाए तो सरकार ने इस प्रकार से पॉलिसी बनाई है कि जितना भी फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट से निकलता है उनका यूज हो उसके कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ में, इससे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। अब जैसे देखिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है हाउसिंग फॉर ऑल, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इस जो पॉलिसी है इसका अच्छा खासा यूज हो सकता है, जिसका नाम है फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। देखिए पिछले साल सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नए रूल्स चलाए, तो कुछ हम पॉइंट्स याद रख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए पॉइंट ये है, अब ये जो रूल्स हैं, ये जो पहले तो देखिए सिर्फ जो रूल्स थे ये म्यूनसिपल एरियाज़ में लागू होते थे। अब जो नए रूल्स हैं सरकार के, ना सिर्फ म्यूनसिपल एरियाज़ में बल्कि जो दूसरे सेंसस टाउन्स में या फिर जो रेलवे स्टेशन के अंदर में जो एरिया आता है, एयरपोर्ट्स के अंदर में जो एरिया आता है, पोर्ट्स, हार्बर्स, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, इन सब जगह पर जो एरिया आता है वहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल होंगे। और दूसरे नंबर पर पॉइंट ये है कि देखिए जो भी जनरेट करता है इस प्रकार से वेस्ट, जो वेस्ट जनरेट करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस वेस्ट को यानी गार्बेज को, कूड़े करकट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वेट, ड्राई और हैजार्डस। हैजार्डस में क्या, वो जैसे बायोमेडिकल वेस्ट वो सब आता है, समझ गए। तो जो वेस्ट को, जो कूड़े करकट को प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसी की जिम्मेदारी लगा दी सरकार ने। तीसरे नंबर का पॉइंट ये है कि देखिए जनरेटर को यूजर फी भी देनी होगी वेस्ट कलेक्टर के लिए, और फाइन भी देना पड़ेगा अगर वो कूड़ा करकट यहाँ वहाँ फैलाते हैं तो। चौथा पॉइंट ये है कि इसको देखिए नए रूल्स के हिसाब से जो हमारे रैक पिकर्स होते हैं, देखिए जो कूड़े को उठाते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे काफ़ी गरीब जो लोग होते हैं कूड़े को उठाते हैं और या तो उन्हें बेच देते हैं, जैसे बोतल वगैरह वो उठाते हैं गलियों में से। तो सरकार ने क्या किया, उन रैक पिकर्स को इंटीग्रेट कर दिया इस नए रूल्स से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरकार ने एक और भी आदेश दिया कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जिनका एरिया 5000 किलोमीटर से बड़ा है, उनको भी एक प्रकार से उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी वेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसा ऊपर दिया गया था। वो भी एक प्रकार से सोर्स रीजन पर ही वेस्ट को डिवाइड कर दें, क्योंकि तरह की देखिए काफ़ी प्रकार की दिक्कत आती है। अगर सोर्स पे अगर वेस्ट को डिवाइड नहीं किया जाता, कूड़े करकट को डिवाइड नहीं किया जाता, तो वेस्ट को आगे जाके डेस्टिनेशन में डिस्पोज करने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आती हैं। तो बस इसमें इतने पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सरकार जो है गवर्नमेंट जो यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस 3-4 ऑप्शंस दे देगी और पूछ लेगी क्या ये रूल है, क्या ये रूल है। इनडायरेक्टली भी पूछ सकती है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इसमें से। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्या है ये? देखिए जो ये सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने चलाया है और इसमें क्या है, एनसीआर रीजन में चलाया गया है। देखिए इसमें क्या है, जो हमारा कंट्रोल बोर्ड है पोल्यूशन का, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड जो है वो क्या करेगा,
वो एक प्रकार से देखेगा कि पोल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया में, फिर उसी हिसाब से एक प्रकार से जो है वो पॉलिसीज चलाएगा, उसी हिसाब से उस तरह के पोल्यूशंस को टैकल करने में अपनी पॉलिसी चलाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो उसी प्रकार से रूल्स चलाएगा। तो उसीलिए है ये प्रोग्राम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो मान लीजिए देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो कंसंट्रेशन है वो 300 माइक्रोग्राम से ऊपर चली गई, तो फिर क्या है, यहाँ पे फिर अपने आप इमरजेंसी मेजर्स लिए जाएंगे अथॉरिटीज़ के द्वारा में। और इस पूरे प्रोग्राम को चलाया गया है, ये चलाया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगला जो टॉपिक है वो देखिए, वो है ऑपरेशन थंडरबर्ड और ऑपरेशन सेव कर्मा। तो ये तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान से हैं। देखिए, ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, जिसकी फुल फॉर्म है WCCB, इन्होंने ऑपरेशन थंडरबर्ड चलाया था। जो ये बर्ड की जितनी स्पीसीज़ है उनकी काफ़ी स्मगलिंग वगैरह होती है, तो इसके मामले में एक प्रकार से इनकी पोचिंग को ये रोकेंगे और इंटरपोल से लिंक इस्टेब्लिश करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि जो बर्ड्स की पोचिंग है उसको रोका जा सके। और ऑपरेशन सेव कर्मा किसके बारे में है? सेव कर्मा है टर्टल्स के बारे में। टर्टल्स भी आपको पता है, इनके हैबिटेट को आजकल काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, और खास करके रीडले टर्टल्स को जो उड़ीसा के कोस्ट पे आते हैं। तो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है टर्टल्स के लिए, इनको बचाने के लिए। तो यूं ही आएगा यूपीएससी में कि ऑपरेशन सेव कर्मा क्या है, तो हमें वहाँ पे लिखना है कि ये जो है वो जो टर्टल्स हैं उनको बचाने के लिए है। अगला जो है वो देखिए, गंगा और यमुना रिवर्स को लिविंग एंटिटी घोषित कर दिया उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। लिविंग एंटिटी, तो लिविंग एंटिटी यानी लीगल एंटिटी है, मतलब लिविंग आइडेंटिटी और लीगल आइडेंटिटी एक ही होते हैं। जब देखिए इस तरह की आइडेंटिटी मिल जाती है तो काफ़ी तरह के राइट्स मिल जाते हैं। जैसे सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वही राइट्स अब इन दोनों रिवर्स को मिल जाएंगे। तो बस आप इतना याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि कौन सी ऐसी रिवर्स, दो रिवर्स है जिनको इस प्रकार से लीगल एंटिटी का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा गंगा और यमुना। क्वेश्चन वैसे इनडायरेक्टली भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी एक प्रकार से रिवर्स हैं, या फिर किसने दिया था ये दर्जा, गवर्नमेंट ने दिया था, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दिया था, या फिर हाई कोर्ट ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये स्टेटस दिया था। अगला जो टॉपिक है वो है देखिए फॉरेस्ट फायर्स के बारे में। फॉरेस्ट फायर्स काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं, फॉरेस्ट फायर्स। और अभी इन दिनों देखिए गर्मियों के आते ही जो ये रीजन है, एक तो ऊपर वाला रीजन है हमारा, ये जो लाल निशान है ना, ये फॉरेस्ट फायर्स को दर्शा रहा है। इस रीजन में जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स सबसे ज़्यादा आती हैं, और एक इस रीजन में, एक नॉर्थ ईस्ट में भी। क्यों? क्योंकि देखिए चीड़ पाइन के ट्री की वजह से जो है वो आग ज़्यादा लगती है। चीड़ पाइन यहाँ पे नोकीली पत्तियाँ होती हैं इस पेड़ की, और अंग्रेज़ों ने ये ज़्यादा लगाए थे। अंग्रेज़ों को एक प्रकार से इस लकड़ी की आवश्यकता थी और उनके लिए यूज़ था, इसलिए उन्होंने चीड़ पाइन की प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा की थी, ऐसा लिखा गया है एनसीईआरटी की बुक में। और काफ़ी सारे जो रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉरेस्ट फायर्स के लिए। देखिए आग कई तरीकों से लग सकती है। एक तो पेड़ का नाम याद रखिएगा आप, चीड़ पाइन। दूसरा देखिए मैन मेड रीजन्स की वजह से भी आग लगती है, और नेचुरल रीजन्स की वजह से भी आग लगती है। मैन मेड रीजन्स कौन से हो सकते हैं? कई बार देखिए वहाँ पे जो किसान रहते हैं जंगलों में, वो अपने एरिया को साफ करने के लिए आग लगा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो कई बार बीड़ी सिगरेट जल्दी छोड़ देते हैं, पत्तियां एक बार एकदम से ऐसी सूखी होती हैं, वहाँ पे आग लग जाती है। नेचुरल रीजन्स कौन से हो सकते हैं? नेचुरल रीजन्स भी काफ़ी तरह के हो सकते हैं। कई बार देखिए जैसे बिजली कड़की, या फिर ट्रेन जा रही है, वहाँ पे आपस में ट्रेन के पहिए पटरी से टकरा रहे हैं, इस प्रकार के रीजन्स है। तो ये काफ़ी दोनों तरह के रीजन्स हो सकते हैं। मैनमेड रीजन्स भी हो सकते हैं और नेचुरल रीजन्स भी हो सकते हैं। तो आज ख़त्म हो गया आज के टॉपिक। तो आज थोड़ा लेट हो गया, आज बड़ी मुश्किल से कवर किया, तो कल से हम और ज़्यादा टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे 30 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।